हेलो लर्नर्स, तो वापस स्वागत है आपका। स्पेक्ट्रम की समरी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम की समरी। और आइए अपने डिस्कशन को, अपनी बातों को और आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पे कब्जा किया था। तो ये कहानी हम पढ़ रहे हैं। इसी सिलसिले में कहानी और आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं कि हाँ, खाली जंग द्वारा नहीं, और भी बहुत सारे मेजर्स उन्होंने इंप्लॉय किए थे। ऑलरेडी हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये वीडियोस आप पीछे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वी आर गोइंग टू कंप्लीट चैप्टर 5 नाउ वेरी सून। तो नाउ हम बात कर रहे हैं कि भाई ये जो राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ है, अगर हम समझें तो हम जो कह रहे हैं कि हाँ 1707 से कहानी चालू हुई और 1857 तक अगर हम पार्ट 1 में देखें तो वी आर सीइंग कि फ्रॉम 1757 ये राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो हम कह रहे हैं, अंग्रेजों का जो राइज हो रहा है, ब्रिटेन या ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राइज हो रहा है, इस राइज के पीछे भाई जंग भी है, वॉर भी है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में देखा कि बंगाल को हराया गया, राइट, मैसूर को हराया गया, मराठास को हराया गया, देन इवेंचुअली पंजाब को भी हमने हारते देखा, राइट, सिंध की भी बैटल हुई है। तो वॉर भी कहीं ना कहीं जहां जरूरत पड़ी है, जंग भी हुई है। बट क्या वो पूरी तरह से जंग पे रिलाय कर रहे हैं? नहीं, वो अपनी स्टेट्समैनशिप, अपनी पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, या फिर ऐसा कह लो कि जनरल टर्म में कह लें तो अपनी डिप्लोमेसी पे भी जो है रिलाय करते हैं। डिप्लोमेसी, या फिर ऐसा कह लें कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज जो है उनकी, राइट, इसके थ्रू भी वो एक्सपैंड कर रहे हैं, राइट, है ना। तो ये आइए समझने की कोशिश करते हैं। हमारा मुद्दा अभी इस चैप्टर में ये है। तो जंग तो हमने देख ली है, जरा उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, उनकी बाकी की पॉलिसीज देखते हैं जिसके थ्रू वो एक्सपैंड करेंगे। तो 3 पॉइंट हम यहाँ पे कवर करेंगे। एक उनकी रिंग फेंस पॉलिसी, दूसरी सब्सिडरी अलायंस, और तीसरा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आई एम योर कोर फैकल्टी फॉर हिस्ट्री एंड कल्चर। आप मेरे बारे में बाकी यहां से पढ़ लें, राइट। आइए मुद्दे पे आते हैं। तो नाउ ये तीनों पॉलिसी रिंग फेंस एसोसिएट करी जाती है वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ, वेलीजली के साथ जुड़ा हुआ है सब्सिडरी अलायंस, और डलहौजी के साथ हम जोड़ते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राइट। हालांकि जो है तीनों ही इसके ओरिजिनेटर नहीं है, एसोसिएट हम कर देते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट उठाते हैं रिंग फेंस पॉलिसी। नाउ यहां पे मैं थोड़ा सा डेविएट होना चाहूंगा रिंग फेंस से, जो कि स्पेक्ट्रम में लिखा हुआ है ना। चलिए आइए समझते हैं। रिंग फेंस भले हम वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ जोड़ दें, बट अगर मैं कहूं कि कहानी हम लेके चल रहे हैं 1707 और लड़ाई चालू हुई 1757 से, तो 1757 से 1813 तक, 1813 तक हम कह सकते हैं कि इस पूरे दौरान ही रिंग फेंस पॉलिसी रही है। रिंग फेंस अप्रोच रहा है टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट्स। तो 1757 से 1813 तक रिंग फेंस हमारा अप्रोच रहा है, अंग्रेजों का अप्रोच रहा है टुवर्ड्स द किंग्स ऑफ इंडिया, टुवर्ड्स द स्टेट्स ऑफ इंडिया, राइट, है ना। डेफिनेटली इसमें एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट, एक इंपॉर्टेंट सेंटर हमको नजर आएगा कि हाँ 1772 जो वॉरेन हेस्टिंग का टाइम है, 72 लेट से 85 तक रफली, हम कहेंगे कि हाँ वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में हमको इसका इंपैक्ट ज्यादा समझ में आएगा, राइट। और इसीलिए इस पॉलिसी इनके साथ एसोसिएट भी कर दी जाती है। बट क्या ये पूरी तरह सही है? आइए पहले समझते हैं कि मीनिंग क्या है रिंग फेंस की, राइट। रिंग फेंस है क्या, तो ये समझने की पहले कोशिश करते हैं। रिंग फेंस पॉलिसी जो है, रिंग फेंस, तो रिंग फेंस में होता है कि भाई जैसे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद करी आपने, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद करी किसके साथ? अवध के साथ। अब यहां पे इनिशियल इस फेज में अंग्रेज क्या बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं? नहीं। क्या वो इंडियन स्टेट्स के ऊपर निकल चुके हैं? नहीं। क्या वो ये मान ले कि मैं अवध से भी ऊपर हूं? नहीं। क्या वो मराठास के भी ऊपर है? नहीं। यहां जो बात हो रही है बराबरी की बात हो रही है। समझो, सबसे पहली बात समझो कि यहां रिंग फेंस में जो थॉट प्रोसेस है, ये जो यहां पे बात हो रही है, ये इक्वल टर्म्स पे हो रहा है कि भाई हम आपके साथी बनना चाहते हैं, संगी बनना चाहते हैं, दोस्त बनना चाहते हैं, कुछ ये थॉट प्रोसेस है। वहां पे ये थॉट प्रोसेस नहीं है कि हाँ अवध हमारा गुलाम है, या जो है ये दूसरा स्टेट हमारा गुलाम है, या हमारा सब्सिडरी है, हमें अपना राजा मानता है। ये थॉट प्रोसेस नहीं है, राइट। तो ये जो 1813 में फिलॉसफी चेंज होगी, ये पैरामाउंटसी की फिलॉसफी बाद में आएगी, बट उसके पहले की जो फिलॉसफी है वो रिंग फेंस की फिलॉसफी है। अब जैसे कि
ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765, इलाहाबाद में अवध के साथ अगर हम देखें ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, तो आप देखेंगे कि यहां पर इसको एज अ बफर स्टेट क्रिएट किया गया, इसको एक्वायर नहीं किया गया, इसको एज अ बफर स्टेट कि भाई कल को अगर मराठा अटैक करेंगे, कल को अगर अब्दाली अटैक करेगा, तो जो बंगाल जो कोर जोन है अंग्रेजों का वो सेफ रहेगा। राइट है ना, कि जो बंगाल है, जो कोर जोन है, बंगाल बिहार उड़ीसा लिख लो, राइट, बिहार एंड उड़ीसा भी जो कोर जोन है ये डिस्टर्ब नहीं होगा, पूरा सेफ रहेगा। तो बफर जोन क्रिएट करने का जो आइडिया है, राइट, दैट आइडिया इज बेसिकली रिंग फेंस, राइट, कि पूरी तरह से अनेक्स मत करो, दोस्ती रखो, कि अवध के साथ ट्रीटी है कि हाँ भाई आप हमारे इन्फ्लुएंस में रहेंगे। दूसरी बात जरूरत पड़ेगी तो आप हमसे मदद मांगेंगे, क्या हम ये मदद प्रोवाइड करेंगे? यस। तो कल को अगर अवध ने हमसे हेल्प मांगी, अंग्रेजों से मान लो हेल्प मांगी, ऐसा ब्रिटिश कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि अगर आपने हमसे हेल्प मांगी तो हम आपको क्या होगा, आर्मी प्रोवाइड करेंगे, आर्मी, राइट है ना, फोर्सेस प्रोवाइड करेंगे, फोर्सेस। नाउ ये जो फोर्सेस हैं ये कैसी फोर्सेस हैं? दिस इज पेड सर्विस, पेड सर्विस है भाई, आपको पेड सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी इसमें। या अब ये जो आर्मी आ रही है, जो पेड सर्विस है, क्या ये इंडियन आर्मी है? ऑफ कोर्स नॉट, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी है। कैसे ऑफिसर होंगे? इंग्लिश ऑफिसर्स के अंडर ट्रेन होगी। क्या ये काफी हद तक मॉडर्न आर्मी होगी? हाँ, ये मॉडर्न आर्मी। टेक्नोलॉजिकल एडवांस होगी? हाँ, टेक्नोलॉजिकल एडवांस भी होगी, मॉडर्न आर्मी होगी। तो हाँ, इसको आपने वादा कर दिया ताकि ये आपका दोस्त भी रहेगा, आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा और इससे पैसे भी मिलेंगे अगर इसकी हेल्प करनी पड़ी। फ्री में थोड़े मदद कर रहे हो, दोस्ती थोड़े कि हाँ फ्री में मदद हो रहा है, अलायंस टाइप का है, कुछ ट्रीटी है आपसे कि हाँ आपकी मदद करेंगे। तो इनिशियल केस में आप देख रहे हैं कि हाँ, इनिशियल टिल 1813 इस तरीके का अप्रोच है कि हम बफर जोन्स क्रिएट करेंगे, हम बराबरी की बात करेंगे। दैट पॉलिसी इज कॉल्ड एज रिंग फेंस पॉलिसी, राइट। क्यों? क्योंकि बड़े देखो रीजन है कि हाँ इस समय बड़े बड़े प्लेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, मराठास हैं, मैसूर है, हैदराबाद है, राइट, एंड देन अफगान इन्वेडर्स है। तो जरूरी है कि इनसे बच के रहने के लिए थोड़ा सा दायरा बना के रखा जाए, बफर जोन। तो कोर पॉइंट क्या है यहां पे? बफर जोन। यहां उनकी बाउंड्री पे जो है आप डिफेंड करिए, आप सेफ रहिए, बढ़िया। उनके यहां लड़ाई होनी चाहिए, आप सपोर्ट प्रोवाइड करिए, बढ़िया, सीधे आप पर अटैक नहीं होगा। ये जो आइडिया था, दिस वाज रिंग फेंस आइडिया, राइट। ओके, सो जो है मिलिट्री असिस्टेंस मिलेगा यहां पे, बट इट विल बी पेड, है ना, पेड असिस्टेंस यहां पर मिलेगा, राइट। अब हमने देखा जैसे कि इसमें सबसे क्लासिक एग्जांपल अगर हम देखें तो अवध इज द क्लासिक एग्जांपल। फिर मैसूर को भी हरा के हड़प्पा नहीं था, क्रिएट करके छोड़ दिया था, राइट। इनफैक्ट याद करो, पंजाब की ट्रीटी भी जो थी वो बफर क्रिएट करने के लिए थी कि सतलज की उस पार आप हैं, इस पार हम हैं। सिंध के साथ भी जो ट्रीटी करी गई थी बफर क्रिएट करने के लिए थी कि भाई आप हमारे दोस्त हैं। 1809 वाली ट्रीटी है ना, जो 1809 के आसपास हुई थी दोनों ट्रीटी, यहाँ ट्रीटी ऑफ अमृतसर और इधर जो है फ्रेंडशिप वाली ट्रीटी, ये सब बफर क्रिएट करने के लिए करी जा रही है, राइट। इनफैक्ट सारी सब्सिडरी ट्रीटी भी कहीं ना कहीं बफर के लिए हेल्प कर रही है। तो सब्सिडरी अलायंस जो अभी हम पढ़ेंगे वो भी कहीं ना कहीं रिंग फेंस पॉलिसी का ही पार्ट है, राइट। तो वापस मैं अपनी टाइमलाइन पे अगर आऊं तो हम अगर समझें तो ये जो 98 से लेकर 05 यानी कि जो वेलीजली की पॉलिसी है, जो वेलीजली की सब्सिडरी अलायंस की जो पॉलिसी है, सब्सिडरी अलायंस, ये एक्चुअली रिंग फेंस पॉलिसी का ही वृहद वर्जन है, राइट। कि हाँ, ये जो रिंग फेंस पॉलिसी थी, इसी पॉलिसी का ओवरऑल अभी भी अंब्रेला टर्म रिंग फेंस ही है, उसी पॉलिसी का एक एडवांस्ड वर्जन वेलीजली लेकर आया है सब्सिडरी अलायंस। तो आइए सब्सिडरी अलायंस की बात करते हैं। तो सब्सिडरी अलायंस, तो आई होप पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस क्लियर है आपको कि हाँ एक बफर स्टेट क्रिएट करना है जिसका सब पार्ट मानना चाहिए हमको सब्सिडरी अलायंस। अब ये क्रेडिट हम देते हैं सब्सिडरी अलायंस को, अप्लाई करने का क्रेडिट दिया जाता है किसको?
आपके लॉर्ड वेलिस्ली साहब को, लॉर्ड वेलिस्ली 1798 to 1805। ये साहब जी जो है ये पॉलिसी क्रिएट जो है अप्लाई कर रहे हैं 1798 to 1805, लॉर्ड वेलिस्ली ये पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है इस पॉलिसी में। नाउ बिफोर वी एक्चुअली गो इनटू पॉलिसी, कुछ इनका मोटिव समझा दूं मैं। इसी समय फ्रांस ग्रो कर रहा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है, नेपोलियन ग्रो कर रहे हैं, एडवांस में हैं, एंड ऐसा लग रहा है कि इंडिया साइड नेपोलियन आ सकते हैं, राइट, नेपोलियन आ सकते हैं। जब नेपोलियन का खतरा है, अगर नेपोलियन का खतरा है, अगर लग रहा है कि हाँ नेपोलियन कहीं ना कहीं लैंड रूट से इंडिया आ जाएगा, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस कि भाई यहां पर हमारा अंग्रेजों का स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ना चाहिए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ना चाहिए उनका। अंग्रेजों का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज्यादा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, अदरवाइज वो आएगा जीत जाएगा। तो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए लॉर्ड वेलिस्ली ने यहां पे एक पॉलिसी लाई। लॉर्ड वेलिस्ली समय जैसे मैंने बताया 98 से 05, 1798 से 1805। तो लॉर्ड वेलिस्ली यहां पे पॉलिसी लाए सब्सिडियरी अलायंस की। कहते हैं कि इन्होंने एक ग्रुप ऑफ एजेंट्स ट्रेन किए थे जिन्हें कहा जाता था पॉलिटिकल्स, राइट। इन एजेंट्स को ट्रेन किया था, यहां पे पॉलिटिकल्स को ट्रेन किया था। इनका क्या काम था? इनका काम था स्कीम समझाना। जैसे आपको क्रेडिट कार्ड वाला फोन आता है ना कि हाँ सर ये लेंगे तो बिल्कुल फ्री पड़ेगा, कोई खर्चा वर्चा नहीं देना होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह से आपको पॉलिसी समझाई जाती है ना, आपको प्लान समझाए जाते हैं कि हाँ इस स्कीम में पैसा लगा देंगे तो ये होगा, राइट, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। तो आप देखेंगे कि जो पॉलिटिकल्स लोग हैं ये एजेंट है, फोन कर रहे हैं राजाओं को, मतलब फोन तो नहीं था, यहाँ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं राजाओं को, राजा साहब जो है ये पॉलिसी आई है सब्सिडी अलायंस, हम ये करेंगे, मदद करेंगे, है ना। तो इस तरीके के पॉलिटिकल्स जो हैं, जो एजेंट्स हैं, दे आर सपोज टू अप्रोच ऑल द स्टेट्स। और इनका सक्सेस रेट आप इस बात से समझ सकते हैं कि लगभग 100 लीड कन्वर्ट भी हो गई है, 100 सेल्स इन लोगों ने कर भी ली है, लगभग 100 छोटे बड़े सब्सिडरी अलायंस इन लोगों ने कर डाले, बहुत बड़ी बात है। तो ये स्कीम यानी इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा भाई क्या स्कीम है। तो आइए देखते हैं कि क्या स्कीम लेकर आए हैं यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस में। तो अगर कोई राज्य है ना, मान लेते हैं कि राज्य है लेट से मैसूर का, और मैसूर एग्री कर गया सब्सिडरी अलायंस करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि मैसूर में एक फोर्स होगी, एक आर्मी क्रिएट करी जाएगी, राइट। क्या ये यूरोपियन ऑफिसर्स वाली होगी? क्या ये मॉडर्न लाइंस की होगी? हाँ भाई हाँ, यूरोपियन लाइंस पे होगी। क्या इसका पेमेंट मैसूर देगा? हाँ भाई हाँ, इसका पेमेंट मैसूर देगा। यानी कि मैसूर हैज एग्रीड कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर एक फोर्स इंस्टॉल कर दें जिसका पैसा खुद मैसूर देगा, राइट। अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि अब मैसूर के पास एक नई मॉडर्न आर्मी एग्जिस्ट करती है। अगर मैसूर के ऊपर कोई अटैक करेगा तो मैसूर यहां फुल्ली सक्षम है, पूरी तरह से कंट्रोल में है कि अगर किसी ने उसे छेड़ा तो वो ये मॉडर्न आर्मी यूज करके बचा सकता अपने आप को। इसका उसके खर्चा लगेगा, ठीक है। दिस इज मोर लाइक आउटसोर्सिंग सिक्योरिटी, कि आपने अपनी सिक्योरिटी को आउटसोर्स कर दिया है, बेच दिया है आपने। जैसे कि जो है मॉल्स होते हैं, तो मॉल्स में क्या होता है कि जो सिक्योरिटी वाला पर्सन होता है वो किसी एजेंसी का होता है कि हाँ ये सिक्योरिटी किसी एजेंसी को दे दो बिकॉज दे आर एक्सपर्ट, राइट। तो वो अपना जो है सिक्योरिटी हैंडल करेंगे। तो वैसा ही यहां पर सिक्योरिटी जो है आउटसोर्स कर दी गई है, किसी अंग्रेज को दे दी गई है कि भाई आप हमारे स्टेट को सिक्योर रखेंगे। तो टेक्निकली वेलिस्ली क्या क्रिएट करना चाह रहा है कि इनकी सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी हमारी, इनकी सिक्योरिटी, यानी ओवरऑल हर राज्य में अपनी सेना खड़ी है, समझ रहे हैं, हर राज्य में अपनी सेना खड़ी है।
यानी कि बढ़िया सेना एक्सपैंड हो चुकी है, कल को अगर नेपोलियन आएगा तो हम उससे लड़ाई कर सकेंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। नेपोलियन तो नहीं आएगा बट ऐसा वो सोच रहे हैं कि हाँ दिस इज हाउ वी विल क्रिएट दिस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, और अगर किसी ने हमारे ऊपर कब्जा करने की कोशिश करी तो अपना तो स्ट्रांग हाथ है यहाँ पे, राइट, मुश्किल है हमसे लड़ पाना। तो माइसोर, अब बात यही खत्म नहीं होती, बात यह भी हुई कि पहले बोला गया कि कोई आपके इंटरनल मैटर में इंटरवेंशन नहीं होगा, बट एक यहां ब्रिटिश रेजिडेंट बिठा दिया गया, ब्रिटिश रेजिडेंट, एक बात जो कि हितों का ध्यान रखेगा कि भाई ये कोई ऐसी चीज नहीं कर रहे जो अंग्रेजों के हितों में ना हो। प्लस एक और चीज कंट्रोल कर ली गई, फॉरेन पॉलिसी, राइट, कि फॉरेन पॉलिसी यानी किसी फॉरेन या किसी नेबर से या लेट से माइसोर को मराठा से दोस्ती करनी है तो पहले अंग्रेजों से पूछो, दे शुड अप्रूव। माइसोर को हैदराबाद से बात करनी है क्या, पहले अंग्रेजों से पूछो, दे शुड अप्रूव। अगर ये अप्रूव करेंगे तभी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं। तो फॉरेन पॉलिसी भी कंट्रोल में आ गई है। प्लस क्या किसी यूरोपियन की हायरिंग हो सकती है क्या, अदर यूरोपियन, अंग्रेजों के अलावा क्या यूरोपियन हायर हो सकते हैं, नहीं। अब आप सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के हैं, है ना, कहते हैं ना मेरा पति सिर्फ मेरा है, हाँ तो कुछ वैसा ही कि अब माइसोर खाली अंग्रेजों का है। अगर किसी की हायरिंग हो सकती है तो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ही हो सकती है। अब ये स्टेट सब्सिडरी अलायंस साइन कर चुका है, ट्रीटी साइन कर चुका है, किसके साथ, अंग्रेजों के साथ। तो क्या ये पॉलिसी अंग्रेजों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, यस, बहुत सारी चीज सॉल्व कर रहा है यहाँ पे। समझिए कि ये जो पॉलिसी यहाँ पे है सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी, अगर आप समझिए सब्सिडरी अलायंस, तो ये बहुत कुछ सॉल्व कर रहा है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, मेन मुद्दा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कह लो या स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस कह लो, वो बढ़ रहा है, राइट, वो इंक्रीज होता जा रहा है। और क्या आर्मी इंक्रीज हो रही है, यस। क्या आर्मी स्प्रेड हो रही है इंडिया में, यस, कहीं भी अटैक हो जाए, यस। क्या खर्चा आ रहा है, पेमेंट भी आ रहा है, यस। क्या पेमेंट इन्होंने हाई रखा है, यस। भैया पैसा जो है खूब बचता रहे, खूब हाथ में पैसा रहे, राइट, तो पेमेंट भी हाई आ रहा है। एंड और भी बहुत सारे फायदे हैं। एक और फायदा जो आप समझिए, तो माइसोर क्योंकि अपनी सिक्योरिटी आउटसोर्स कर चुका है तो माइसोर अब वीक हो रहा है। माइसोर के यहां पे स्टेट में सोच के देखो कि किसी और की आर्मी खड़ी है, फॉर एग्जाम्पल इन टूडेज सिनेरियो कंसिडरिंग आर्मी, यूएस आर्मी गोइंग इनटू सम लेट्स से लेस डेवलप्ड कंट्री, राइट, और वहां जाके अगर वो बेस कैंप बना रहे हैं यानी कि वहां पर वो अपना वर्चस्व क्रिएट कर पा रहे हैं बिकॉज यूएस आर्मी अंदर खड़ी है स्टेट के। तो माइसोर की पावर दिन पर दिन कम होती जा रही है, माइसोर वीक होता जा रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दीज अलायंसेस। तो ये जो 100 छोटे बड़े स्टेट्स के साथ जो अलायंसेस क्रिएट हुए हैं, इससे ये 100 छोटे बड़े स्टेट्स कमजोर हो रहे हैं, अंग्रेज स्ट्रांग हो रहे हैं। इवेंचुअली अगर कल को माइसोर से कहा जाएगा कि सर 1831 में माइसोर से कहा जाएगा कि आप रूल नहीं कर पा रहे, उसका रीजन यही है, राइट, और क्योंकि आप रूल नहीं कर पा रहे तो हम अनेक्स कर देंगे, तो फिर ये कुछ भी करेंगे, क्या माइसोर हां ना कह पाएगा, नहीं, नहीं, राइट। तो समझिए कि ये जो हम रिंग फेंस की बात कर रहे थे, वापस आते हैं रिंग फेंस की, 1813 तक आते आते अंग्रेज बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, राइट। इस पार अगर निकले तो इस पार ब्रिटिश स्ट्रांग हो चुके हैं एंड इंडियन स्टेट्स जो हैं वो वीक हो चुके हैं। अब ये बराबरी का मुद्दा नहीं रहा। पहले क्या था कि ब्रिटिश और इंडियन स्टेट्स एक लेवल पे हुआ करते थे, स्पेशली इस दौर में 1757 के बाद अगर हम देखें तो इस दौर में ब्रिटिश जो हुआ करते थे या ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो वो बराबर हुआ है करता है या थोड़ा नीचे ही हुआ करता है इंडियन स्टेट से। बट अब ब्रिटिश ऊपर हो गया है, स्ट्रांग हो गया है, इंडियन स्टेट्स कमजोर हो गए हैं, और यहीं से आप देखेंगे कि हाँ पैरामाउंट्सी आ जाएगी, यहीं से आप देखेंगे कि एनेक्सेशन तेजी से बढ़ने लगेगा, राइट, है ना। तो अब यहां से चीजें चेंज होंगी, चीजें बढ़ेंगी। अब यहां पे आपके जो है एक प्रोसेस दिया गया है। अच्छा, एक और चीज इसमें बहुत अच्छी दी गई है स्पेक्ट्रम में, वापस आते हैं तो हम लॉर्ड वेल्लेस्ली की बात कर रहे थे, सॉरी या ठीक है, तो हम लॉर्ड वेल्लेस्ली की बात कर रहे थे, सब्सिडी अलायंस का डिस्कशन किया हमने एंड हमने समझा कि या इसमें कुछ चीजें जो है अगर सोचिए आप कि पहले भी ट्रीटीज हुई थी, सब्सिडी अलायंस जैसी ट्रीटी हुई थी,
तो इनफैक्ट 1761 अवध ने भी तो यही बोला था कि हाँ प्रोटेक्शन मिलेगा हमको, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इज ऑल्सो अबाउट प्रोटेक्शन। हालांकि हमने रिंग फेंस से पढ़ा, बट वो एक ही बात है, सब्सिडी अलायंस आगे जाके जो है यही सब ग्रो करके सब्सिडी अलायंस बन रहा है। 1787 में कर्नाटक के साथ जो ट्रीटी हुई है उसमें पहली बार ये बोला गया कि फॉरेन रिलेशंस हम देखेंगे, यानी धीरे धीरे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करने लग गए हैं, या ऐसा समझ लो कि पॉलिसीज में इंटरफेरेंस चालू हो गया है, राइट। एंड देन वेलीजली जो अब जो नेगोशिएशन करेगा उसमें कहेगा कि ये जो पेमेंट है, हमारा पेमेंट पढ़ रहे थे ना हम लोग, पेमेंट, हाँ, कि ये जो पेमेंट है बहुत हाई है, बहुत हाई पेमेंट रखा गया, आपको 20 लाख रुपए देना है, अब स्टेट दे नहीं पा रहा, तो कह रहे अच्छा ठीक है ऐसा करो, तुम एक पैसा नहीं दे पा रहे तो हमको कुछ टेरिटरी दे दो, हमको कुछ टेरिटरी सीड कर दो। तो पहले था कि जब भी वो पेमेंट नहीं दे पाएगा तो टेरिटरी सीड होगी, बट देन वेलीजली मेड इट अ पॉइंट कि हमको पैसे वैसे मत दिया करो, हमको ना टेरिटरी ही दे दो। तो एक्चुअली वो पेमेंट से निकलकर इवेंचुअली जो डील हुई उसमें पेमेंट का क्लॉज हटा दिया गया और सीधे टेरिटरी का क्लॉज दे दिया गया कि हमको पेमेंट की जगह इतनी टेरिटरी दे दो जिससे इतना रेवेन्यू आएगा और हमें बाकी खर्चा चला देंगे। तो इस तरह टेरिटरी भी और उनकी बढ़ने लग गई, राइट। चलिए, तो ये हम बात कर रहे थे सब्सिडी अलायंस की, इसमें एक प्रोसेस भी समझाया गया है। अच्छा, एक और छोटी सी बात, ओरिजिनली ये पॉलिसी जोड़ी जाती है डुप्लेक्स के साथ। डुप्लेक्स हमने बात करी थी इनके बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, एंग्लो फ्रेंच, जब अंग्रेजों की फ्रांस के साथ लड़ाई हुई थी जिसे कार्नाटिक वॉर्स भी कहते हैं। तो पहले 2 बैटल्स में डुप्लेक्स लीड कर रहे थे कार्नाटिक वॉर्स, राइट, है ना। और इन्होंने सबसे पहले ये सपना देखा था पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाला। तो सब्सिडरी अलायंस का जो ओरिजिनल आइडिया है वो एक्चुअली डुप्लेक्स का है, बट इसको स्केल किसने किया? इसको स्केल किया इन्होंने हमारे वेलीजली साहब, राइट, वेलीजली साहब, है ना। साहब ऐसे मजाक में कह देता हूं मैं साहब, है ना, दिल पे मत ले लेना। चलो ओके, तो नाउ तो 4 स्टेज बताए गए, ठीक है, 4 स्टेज बताए गए हैं कि पहले स्टेज में अगर लेट से ए और बी की लड़ाई हो रही है तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी कहेगी मदद चाहिए, ऑफर कर रही है, राइट, है ना। पहले स्टेज में ए को ऑफर कर रही है, हाँ हम हेल्प कर देते हैं आपको, अरे आप क्यों ही परेशान हो रहे, कर देते हैं मदद, राइट, है ना। दूसरी बार जैसे पहली बार जैसे आपके पास कोई ऐप आता है, ऐप, तो उसमें होता है कि अगर आपने ये यूज कर लिया तो 50 रुपए तुरंत खाते में आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि ऑफर है, खाना अगर आपने पहली बार इस रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर दिया तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये ऑफर है पहला वाला कि हाँ कर देते हैं, राइट। दूसरी बार हो रहा है कि भाई कॉमन कॉज, कि ए और बी के मुद्दे में ईस्ट इंडिया कंपनी कह रहा है कि देखो तुम्हारा भी फायदा है हमारा भी फायदा है, हम दोनों मिल जाएं और वर्सेस बी हो जाए। कॉमन कॉज मिलाया जा रहा है कि हाँ जो है स्विगी तुम्हें मैसेज भेजे कि भाई आपको भी भूख लगी है, हमारे पास माल पड़ा हुआ है, भिजवा देते हैं कहो तो, राइट, कि कुछ वैसा म्यूचुअल हो रहा है ना। तो कुछ यहाँ पे ये हो गया कि भाई इसको हरा दोगे तो तुम्हारा भी फायदा होगा हमारा भी फायदा होगा, और मिलकर हरा देते हैं। तो ये सेकंड स्टेज है जहां पे थोड़ा सा ल्योर करके रिलेशनशिप बनाया जा रहा है। ना थर्ड स्टेज अगर आप देखिए, थर्ड स्टेज कह रहे हैं कि ऐसा करो कि तुम्हें वॉर में सेना लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी सेना कमजोर है, क्या ही लेकर आते हो, है ना, बेइज्जती कराते हो। तुम ऐसा करो कि बस पैसा दे दो, सेना का जुगाड़ हम कर लेंगे, राइट। तो अब वो सेना नहीं मांग रहे, तो ए और बी की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी कह रहा है कि इसको हम ही संभाल लेंगे, तुम बस पेमेंट कर देना, राइट। तो ग्रेजुअली स्पेक्ट्रम में समझाया गया कि हाँ किस तरीके से धीरे धीरे करके हो रहा है। कह रहे ऐसा करो पेमेंट कर ही दिया करो, एक परमानेंट तुम्हारे लिए आदमी रख देते हैं हम लोग। तो समथिंग लाइक दैट कि 4th स्टेज में आते आते फिक्स कर दिया गया है कि हाँ जो है इतना पैसा तुम दिया करोगे, नहीं दे पाओगे तो टेरिटरी ले दिया करेंगे तुमसे। तो ये 4थी स्टेज में जाते जाते आदमी पूरी तरह से फंस जा रहा है और अच्छा खासा पैसा, अच्छा खासा फायदा हो रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो 4 स्टेजेस में समझाया गया है कि दिस इज हाउ सब्सिडी अलायंस वर्क्स, और लोग इसमें फंस जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हैदराबाद जी ने सबसे पहले साइन किया है 1798 में, फिर मैसूर की कहानी आपने देखी है, फिर मैंने कहा बहुत सारे स्टेज है, तंजौर है, एक अवध आ जाता है, अवध। तो अवध ऑलरेडी एक ट्रीटी में था 1765 वाला, अब एक स्ट्रॉन्गर ट्रीटी आ गई 1801 में। पेशवास की कहानी आपने सुनी हुई है ना, बाजीराव 2, राइट। देन बेरार के भोसले, देन सिंधिया, देन राजपूत स्टेट्स हैं बहुत सारे, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ द पॉइंट इज क्या सारे रटने,
नहीं, रिकॉग्नाइज कर सको कि हाँ इनके साथ हुआ था, कहीं आए तो पहचान सको कि हाँ दीज आर द स्टेट जिनके साथ सब्सिडरी साइन हुआ था। ऑलरेडी जो पढ़ा हुआ है, राजपूत हो गए, मराठास हो गए, मैसूर हो गया, जो पढ़ा हुआ है तो आप जानते ही हैं कि हाँ ठीक है। तो सो इसी तरह हमने सब्सिडरी अलायंस दूसरा टॉपिक भी फिनिश कर लिया है। बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की। नाउ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है ये थोड़ा सा अतरंगी विचार है। समझते हैं कि क्या कह रहा है ये कह रहे हैं कि अगर कोई किंग है और किंग का कोई नेचुरल हियर नहीं है, कोई अपना बेटा नहीं है, कोई नेचुरल सन नहीं है, तो इन दैट केस जो एडॉप्टेड सन होगा वो किंग की पर्सनल प्रॉपर्टी तो इनहेरिट कर सकता है। जैसे किंग का कोई अपना बंगला हो, फर्नीचर हो, राइट, ऐसा झूमर हो, राइट, है ना, उसके कपड़े हो, क्या ये सब ले जा सकते हो, बट स्टेट नहीं ले जा सकते हो। तो अडॉप्टेड सन का क्लेम स्टेट पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट होगी, कहेंगे ये किस चीज की सिचुएशन है, स्टेट लैप्स हो गया, लैप्स हो गया स्टेट, राइट। अब कहते हैं कि ये इंडियन सिनारियो में भी एप्लीकेबल है, हिंदू लॉ में भी एप्लीकेबल है, बट इस पे बहुत ज्यादा क्लैरिटी है नहीं कि ये हिंदू लॉ में कैसे एप्लीकेबल है या राजा लोग ऐसा किया करते थे। जैसे कुछ इंस्टेंस दिए जाते हैं कि राजा रंजीत सिंह ने भी कुछ सब्सिडरीज को अनेक्स कर दिया था अपने दौर में, राइट, है ना। और 1820s में भी कंपनी ने कुछ जो है छोटे छोटे स्टेट्स एनेक्स कर दिए थे कि आपका कोई नेचुरल बेटा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये एनेक्सेशन जरूरी नहीं है कि हम इसको डॉक्ट्राइन को हम डलहौजी से ही जोड़ें, राइट, बट सबसे ज्यादा इस रूल का एप्लीकेशन किया है लॉर्ड डलहौजी ने। ये रूल पहले भी अप्लाई हो चुका है। इट इज नॉट लाइक कि डलहौजी पहली बार ये रूल अप्लाई करने जा रहा है। ही इज नॉट द फाउंडर ओरिजिनेटर ऑफ दिस थ्योरी, है ना। ये मत समझिएगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के ओरिजिनेटर ये, हमें नहीं पता ओरिजिनेटर कौन है। इनफैक्ट ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि जहां से पता चले कि ओरिजिनेटर है। वी ओनली नो कि हाँ कर्नाटका में जो है ऑलरेडी एक बार अप्लाई हो चुका है, राइट। 1820s में जो हम कह रहे हैं कि 1820s में अप्लाई हो चुका है, महाराजा रंजीत सिंह ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। 1830s में भी कुछ स्टेट्स हैं जिन पे एप्लीकेशन हो चुका है। That means कि हाँ दिस इज नॉट अ न्यू पॉलिसी ब्रॉट फॉरवर्ड बाय लॉर्ड डलहौजी, राइट। ये इसके ओरिजिनेटर नहीं है। बट इनके टाइम में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो इस पॉलिसी के अंडर आते हैं, इस डॉक्ट्राइन के अंडर लैप्स हो सकते हैं, राइट। और डलहौजी के बारे में कहा जाता है कि इनके पहले पॉलिसी ये थी कि अगर एनेक्सेशन होना है तो अवॉइड करो, है ना, कि अवॉइड एनेक्सेशन, जहां तक हो सके अवॉइड एनेक्सेशन। और इनकी पॉलिसी ये है कि जहां तक हो सके डू एनेक्सेशन, राइट। राज्य हड़प ही लो, मौका है तो हड़प लो। जैसे इनकी एक कहानी आपको याद आएगी, पंजाब वाली, यही तो थे, पंजाब सेकेंड वॉर, यही तो थे जिन्होंने पंजाब एनेक्स कर दिया था, राइट। तो ही इज ऑफ द व्यू कि अगर एनेक्स हो सकता है तो कर लो। तो ये जो वाहियात पॉलिसी है ये फुल अप्लाई कर देंगे, फुल ब्लोन अप्लाई कर देंगे। और कुछ जो है 7 स्टेट इन्होंने यहां पे एनेक्स कर दिए, 7 स्टेट्स। अब एक सतारा है, झांसी है, नागपुर है ना। झांसी वाला एनेक्सेशन बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा, क्योंकि यहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बैठी हुई है ना। और ये अभी क्रांति में तब्दील होगा। नाउ जैतपुर है, सांबलपुर है, बागत है, राइट। दीज आर द स्टेट्स जो कि एनेक्स हुए हैं अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब इनके अंडर एक और एनेक्सेशन होता है विच इज ऑफ अवध। तो 1856 में, 1856 बाय द वे लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल 57 के पास आए। लॉर्ड डलहौजी को अगर आप देखिए तो ये बिल्कुल 1857 के लास्ट लेग में आते हैं लॉर्ड डलहौजी, और जी भर एनेक्सेशन चालू कर दिए। 8 साल का टेन्योर है इनका, 8 इयर्स, जिसमें 8 एनेक्सेशन कर लिया इन्होंने। एक एनेक्सेशन हर साल का एवरेज है इनका। तो फाइनली 1856 में जाने से पहले ये अवध एनेक्स कर देंगे। अवध में उस समय नवाब हैं, नवाब वाजिद अली शाह, राइट। और इनके ऊपर चार्ज लगाया गया है कि नवाब वाजिद अली शाह अवध को ठीक से रूल नहीं कर रहे हैं, राइट, है ना। तो कहते हैं कि मिस गवर्नमेंट है, मिस गवर्नमेंट। तो ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नमेंट
अवध को एनेक्स कर लिया गया। अब यही थोड़ा स्पेक्ट्रम में डिटेल में भी दिया गया है, बिकॉज दिस इज लाइक कॉल फॉर रिवोल्ट, है ना। इसके बाद जो है 1857 में क्रांति हो जाएगी, राइट। कहते हैं कि डलहौजी ने इतना आतंक मचा दिया कि फाइनली 1857 इज रिवोल्ट, क्रांति है ये। तो शायद लॉर्ड डलहौजी इतना फास्ट चले गए, इतनी तेजी से एनेक्सेशन चालू कर दिया कि लोगों में खौफ आ गया कि अब अंग्रेज कुछ भी कर सकते हैं। तो यही अवध का केस थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें हम, तो हमें समझ में आएगा कि अवध तो पुराना दोस्त है। 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन कर दी थी इन्होंने 1765 में, फिर 1800 समवेयर उसको रिन्यू भी कर दिया गया था, 1801 समवेयर, राइट, है ना। अब तब से ये उनके साथ है, तब से जो है अपनी सिक्योरिटी आउटसोर्स कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल इनके एडमिनिस्ट्रेशन पे इंपैक्ट पड़ा है, राइट। टैक्सेस भी ज्यादा हैं, करप्शन भी है, आपके जो ताल्लुकदार्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, राइट, ये बना रहे हैं पैसा, करप्शन वगैरह खूब है। इसके साथ साथ अंग्रेज भी इन्हें लूट रहे हैं। अंग्रेज इनसे सब्सिडरी का पैसा ले रहे हैं कि सब्सिडरी अलायंस साइन किया हुआ है, आपके यहाँ इतनी बड़ी आर्मी खड़ी, हमको पैसा दीजिए। फिर डिफरेंट गवर्नर जनरल आ रहे हैं, कह रहे हैं पैसे की जरूरत है, भिजवाओ, राइट। तो चाहे वो एमरस्ट हो, फिर आपके बेंटिक हो, हेस्टिंग्स हो, हर कोई ऐसा फर्जी पैसा मांग रहा है उनसे, राइट। तो वी आर रियलाइजिंग कि ओवरऑल दिस स्टेट गॉट वीक, और लॉर्ड डलहौजी यही मौका देख रहे हैं। स्लीमन ये एक्चुअली अवध पे रेजिडेंट है, तो स्लीमन से पूछ रहे हैं कि अवध में कैसा चल रहा है, अवध का गवर्नमेंट कैसा है ना, काम वाम करते हैं लोग, सरकार काम करती है कि नहीं करती है। तो स्लीमन कह रहे हैं कि नहीं, एनार्की है, कुछ ढंग से नहीं चल रहा है नॉल, राइट। फिर स्लीमन के बाद एक दूसरे रेजिडेंट भेजे जाते हैं, आउटरम भेजे जाते हैं, वो भी यही बात कहते हैं कि हाँ कुछ अच्छा नहीं चल रहा, क्या किया जाए। तो डलहौजी सोचते हैं कि ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। डलहौजी सोचते हैं कि भाई यहां पर जो है हम क्या करेंगे कि अपना एक एक परमानेंट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन बिठा देंगे, है ना। नवाब को हटाना बहुत जरूरी नहीं है ना, नवाब को रहने देंगे, लेकिन मे बी अ काउंसिल, जैसे रिजेंसी टाइप होता है ना, कि हाँ जैसे पंजाब में कह रहे थे कि 8 की काउंसिल बिठा देंगे, समथिंग लाइक दैट, कि कुछ रिजेंसी टाइप का, कुछ काउंसिल टाइप का जो है बिठा देंगे और नवाब को हटाएंगे नहीं, रहने देंगे, राइट। तो इनिशियली थोड़ा सा हेजिटेट किए हैं डलहौजी, पता नहीं क्यों, है ना, कर गए थोड़ा सा डलहौजी कि पुराने टर्म्स हैं, दोस्त है अपना, कैसे ऐसा कर दें। बट जो कंपनी के मालिक हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक हैं, वो कह रहे हैं नहीं, अगर ये आ सकता है स्टेट अवध, इतना बढ़िया फर्टाइल स्टेट है, इतना बड़ा लैंड है, इतना रिसोर्सेज है, सेंटर में कोर है, अब किसी का डर भी नहीं, काहे का बफर, उठा के लेके आओ, अब किसी बफर की जरूरत नहीं है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि एनेक्स करो इसे, एंड दैट्स व्हेन वाजिद अली शाह को पुश किया गया, है ना, इसमें एग्री करने के लिए। वाजिद अली शाह ने कहा नहीं 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 नहीं, हम नहीं मानेंगे, एंड ही वॉज एक्साइल्ड टू कैलकाटा। तो जबरदस्ती जो है यहां पे अवध भी एनेक्स कर दिया गया, एंड दिस लेड टू रिवोल्ट ऑफ 1857। तो फाइनली डलहौजी अगर हम समझे तो 8 स्टेट, जैसा कि हमने कहा कि जो है इन्होंने एनेक्स कर लिया है। और एक कहानी में आखिरी में शायद डलहौजी सबसे बड़ा कारण है कि हाँ 1857 में तुरंत सब फट पड़ा, है ना, बम फट गया बिल्कुल, और क्रांति हमको देखने को मिली। तो इसी के साथ हमने ये तीनों पॉइंट्स कवर कर लिए हैं कि हाँ वॉर नहीं, डिप्लोमेसी द्वारा भी बहुत सारे स्टेट्स एनेक्स हुए हैं, राइट। अब यहाँ पे जो आप लाइट कलर में देख रहे हैं, लाइट कलर, ये वो हैं जिनके साथ ट्रीटी है, यानी कि ये राज्य इज बीइंग मैनेज्ड बाय अ प्रिंस। यहां पे कोई प्रिंस रूल कर रहा है, इसका मतलब ये एक प्रिंसली स्टेट है, राइट। लेकिन जो डार्क कलर है, डार्क कलर जैसे इधर आप देखें तो बंगाल साइड हो गया, डार्क कलर मतलब हो गया कि वो एक ब्रिटिश प्रोविंस है, इसका मतलब ये डायरेक्टली एनेक्स्ड है, कोई यहां पे प्रिंस नहीं बैठा हुआ है, यहां पे एक्चुअली रूल कर रहा है कोई गवर्नर, किसी ब्रिटिश एम्प्लॉय का बेसिकली यहां पे रूल है। अब एक छोटी सी कहानी इसके एक्सपेंशन में और रह रही है कि नेबर्स के साथ क्या हुआ, है ना, कि हाँ भाई इधर जो है नेपाल वगैरह के साथ क्या हो रहा है, या फिर लेट्स से बर्मा वगैरह के साथ क्या हो रहा है, अफगानिस्तान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो अफगानिस्तान के साथ इनकी क्या पॉलिसी रही है। तो एक फॉरेन पॉलिसी का डिस्कशन छोटा सा और रह रहा है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, राइट। एंड आई होप कि आपकी टाइमलाइंस भी ड्रॉ हो रही है, यू आर टेकिंग नोट्स, राइट। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ जो है कैसा चल रहा है ना, आर यू टेकिंग नोट्स, आर यू स्टडिंग, राइट, है ना, एंड इज दिस हेल्पिंग यू, या। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, बाकी आप पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।